And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. On the first article, लेने से पहले एक बार ज़रा करेक्शन देख लेते हैं। कल का जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस था उसमें मैंने एक आपको बात बताई थी कि देयर आर 6 कैबिनेट कमिटीज़, लेकिन देखिए इसी साल भारत सरकार ने 2 कैबिनेट कमिटीज़ और ऐड कर दी हैं। वो हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो ये बस एक करेक्शन कर लीजिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि 6 हैं, बट आई फॉरगॉट कि इस साल 2 और ऐड कर दिए गए थे। तो ये आपको करेक्शन कर लेना है कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस से। और आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़्यादातर जो कैबिनेट कमिटीज़ हैं उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2, जैसे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी या कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। अब आज का पहला टॉपिक ले लेते हैं। दैट फर्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट। इट इज रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये आर्टिकल आज का दिस इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज। तो पहले समझते हैं कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं क्या। दे आर राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ इंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, या लेजिस्लेचर्स भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं, उन सब के कुछ अधिकार हैं, कुछ पावर हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में दी गई हैं। एंड दिस राइट एंड इम्यूनिटीज़ आर इन बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव फॉर्मेट। इंडिविजुअल फॉर्मेट मतलब हर एक लेजिस्लेटर को अलग से सेपरेटली कुछ पावर्स हैं, और उसके अलावा ओवरऑल जो पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउस हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको अपने कलेक्टिव सेंस में पावर है, पूरे के पूरे हाउस को। इस पावर का पर्पस क्या है? पावर का पर्पस है कि वो अपना काम इफ़ेक्टिव तरीके से कर सके। उनका काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना और अलग अलग इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशन करना। लेकिन अगर उनको किसी भी चीज़ का खतरा होगा, आप इस तरह से सोचिए कि आज आप कोई भी पार्लियामेंटेरियन, लोकसभा का मेंबर, अगर उसको इस बात का डर है कि मैं इस फ्लोर पे जो कह रहा हूँ उस बात के कारण मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या फिर कोई और एक्शंस हो सकते हैं, तो वो अपना काम अच्छे से या फियरलेस तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से उनको कुछ पावर्स दिए गए हैं कि आप इस फ्लोर पे जो करना है, जो भी आपको अपना ओपिनियन देना है बोलिए, आपको किसी भी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस या कुछ भी नहीं लिए जाएंगे। इस तरह के कई सारे पावर्स हैं। हम पावर्स भी देखेंगे आगे कितने तरह के पावर हैं, लेकिन आई होप आपको मेन ऑब्जेक्टिव इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो दिया गया है ओवरऑल पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को और उसके मेंबर्स को, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि वहाँ लोग बैठ करके अपना काम टेंशन फ्री होकर के बिना किसी फियर के कर सकें। ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट है ये पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट है दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 194। किस तरह के राइट्स हैं या किस तरह की इम्यूनिटीज़ हैं, जरा देखते हैं। फर्स्ट इम्यूनिटीज़ रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर के जो कुछ भी कहते हैं वो स्टेटमेंट उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या किसी भी तरीके से उनके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीधी मतलब ये है, वो वहाँ पे जो भी कहें, दैट इज़ फर्स्ट पावर। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमें भी है, लेकिन मतलब इन जनरल पॉपुलेशन को भी है, जनरल सिटीजन को भी है, आर्टिकल 19(1)(a), लेकिन उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं अंडर दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और भी हैं फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। तो पार्लियामेंटेरियन जो हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलएज हैं, उनको सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है सेशन के 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद तक। ये उनका दूसरा पावर है। तीसरा पावर है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस। तो कोर्ट में मान लीजिए कि कभी कभार विटनेस के लिए बुलाया जाता है, गवाह बना करके, तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो उसको विटनेस की तरह नहीं बुलाया जा सकता जब तक ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है या लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा है। एक और पावर है राइट टू पनिश।
उन यानी कि पूरे के पूरे पार्लियामेंट को कलेक्टिव तरीके से या इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से, एक इंडिविजुअल भी चाहे तो पनिश कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को, किसी आउटसाइडर को, अगर वो उसके प्रिविलेजेस को वायलेट कर रहा है। तो आप इस तरह से समझिए आप कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ तो मुझे कई सारे अधिकार दिए गए हैं, कई सारे पावर दिए गए हैं ताकि मैं अपना काम ईमानदारी से कर सकूं। उसमें एक पावर ये भी है कि अगर कोई बाहर का इंसान जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नहीं है, वो अगर किसी भी तरीके से मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगाऊं और उसको पनिश कर सकूं। ये भी मेरा पावर है अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेज। ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा जब आप करंट एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये जो करंट डेवलपमेंट है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी को तो आप जानते ही हैं, रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड एंकर। इन्होंने किया क्या, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ थोड़े से डेरोगेटरी लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर लिए रिपोर्टेडली। मतलब माना जा रहा है कि इन्होंने उनके खिलाफ कुछ ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो अब इस कारण से इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन स्टार्ट किया है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने। तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सारे मेंबर्स हैं उनका पावर है अंडर आर्टिकल 194 कि उनके काम में अगर कोई दखल अंदाजी करे तो उसको पनिश कर सकते हैं, और पनिश करने के लिए एक प्रिविलेज मोशन स्टार्ट करना होता है। इस अर्नब गोस्वामी ने इन उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का प्रिविलेज को हैम्पर किया है। तो अब अर्नब गोस्वामी को पनिश किया जा सकता है, प्रिविलेज मोशन उन्होंने वायलेट किया है, और इसके लिए एक प्रिविलेज मोशन पास करना होगा पहले महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में। और न्यूज़ यही है कि एक प्रिविलेज मोशन स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में अर्नब को पनिश करने के लिए। अब ये जो प्रिविलेज मोशन स्टार्ट किया गया है अर्नब को पनिश करने के लिए, दिस हैज़ बीन डन इन बाय यूटिलाइजिंग दिस पावर राइट टू पनिश। अलग अलग तरह के पावर हैं, उसमें से एक पावर है राइट टू पनिश कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ एज एन एमएलए या एमपी, मेरे काम पे अगर कोई बाहरी इंसान उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करे, दखल अंदाजी करे, स्टेटमेंट दे अननेसेसरी, तो मुझे अधिकार है राइट टू पनिश का, बिकॉज दैट इज़ वायलेशन ऑफ माई राइट और प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और अर्नब ने इस केस में क्या किया है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का मानना है कि उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का राइट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज या प्रिविलेजेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो हैम्पर हुआ है। तो आई होप इंटायर सिनेरियो क्लियर है। अभी ये आगे और भी कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, अब वो समझते हैं। अभी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने अर्नब के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन पास कर दिया इन ऑर्डर टू पनिश हिम, और उनको फिर एक फॉर्मल लेटर दिया गया कि आपने प्रिविलेज वायलेशन किया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का वायलेशन किया, तो अब आपके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस तरह का एक लेटर इनको दिया गया 8 सितंबर को महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के तरफ से। ये लेटर पहुंचा अर्नब को। अर्नब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट 29 सितंबर को यही लेटर लेकर के कि सर देखिए मेरे खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन स्टार्ट कर दिया है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने, और ये प्रिविलेज मोशन लीगल नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो जिससे उनके प्रिविलेजेस का वायलेशन हो। मैं तो बस अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा था, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ये सब लेकर के ये पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनको दूसरा लेटर लिखा 13 अक्टूबर को। उसमें वापस से इनको कहा गया कि आपने ये लेटर सुप्रीम कोर्ट को कैसे दे दिया, आपने फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिविलेजेस का वायलेशन किया है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इंडिविजुअलिस्टिक प्रिविलेजेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए पहले केस में जो इनके खिलाफ प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वायलेशन का चार्ज लगाया गया था दैट वाज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वायलेशन हुआ था। लेकिन दूसरा जो केस में चार्ज लगाया गया, जब इन्होंने लेटर शेयर कर दिया, जो दूसरे बार इन पे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के चार्ज लगाए गए हैं वो कलेक्टिव तरीके से लगाए गए हैं। इसमें स्पीकर ने दोबारा इनको लेटर लिखा। स्पीकर ने कहा, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ने, कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के तरफ से आपको ये लेटर आया था, आप वो लेटर लेकर के सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए, रादर दैन आंसरिंग इट बैक टू अस, आप लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपने पूरे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिविलेज को वायलेट किया है। सो इट इज़ ए कलेक्टिव प्रिविलेज वायलेशन, ये इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। तो अब ये करंट डेवलपमेंट हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में फिर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को एक तरह का सो कॉज नोटिस भेज दिया कि आप अर्नब को क्यों धमका रहे हैं, वाई आर यू इंटिमिडेटिंग द जर्नलिस्ट, आप क्यों अर्नब को धमका रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे पास लेटर ये सबमिट किया है तो उनका ये अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अंडर आर्टिकल 32 वो मूव कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो आए हैं। तो अब ये पूरा का पूरा मामला कॉम्प्लेक्स हो गया है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने अर्नब को लेटर दिया, अर्नब वो लेटर लेके पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा धमकी दी लेटर लिख करके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को ही सो कॉज नोटिस दे दिया, धमकी दे दी कि आप बार बार इनको क्यों धमका रहे हैं। ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। अब ये जो करंट डेवलपमेंट है, अब उसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने लेटर लिखा महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को कि आप बताइए कि आप क्यों जर्नलिस्ट को धमका रहे हैं, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप हैम्पर कर रहे हैं, तो अब इसके जवाब में महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ भी जवाब नहीं दिया है रिटन फॉर्म में या फॉर्मल सेंस में। उसने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने खुद के हाउस के अंदर ही एक दूसरा रिजोल्यूशन पास कर दिया है। उस रिजोल्यूशन में उन्होंने साफ साफ कहा है कि दे विल नॉट टेक कॉग्निजेंस और रिप्लाई टू एनी नोटिस सेंट बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी। तो ये जो पर्टिकुलर केस है अर्नब गोस्वामी वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर हमसे कुछ भी पूछता है तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। सरल शब्दों में इन्होंने आपस में एक रिजोल्यूशन पास कर लिया है। तो क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अब नोटिस भी देता है तो हम जवाब नहीं देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अगर कुछ भी पूछेगा अर्नब के केस में हमसे, हम जवाब नहीं देंगे। तो ज़रा देखते हैं कि आखिर इस रिजोल्यूशन के पीछे बेसिस क्या है। कैसे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकता है कि हम जवाब नहीं देंगे? अगर कोर्ट पूछेगा तो क्या उसके पास अधिकार है मना करने का? देखिए, हम और आप तो नहीं मना कर सकते। जनरल इंसान अगर हमसे कोर्ट कुछ पूछता है तो हमें जवाब देना होगा, अदरवाइज हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। लेकिन क्या सेम केस लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के अगेंस्ट एप्लीकेबल है? ज़रा समझते हैं वो है या नहीं। इस पर्टिकुलर केस में तो इन्होंने पास कर दिया, इन्होंने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे, और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि वाई they can refuse the Supreme Court or High Court to give reply on a particular notice। उन्होंने कहा है कि there is a principle of doctrine of separation of power between judiciary and legislature। तो ये जो doctrine of separation of power है, ये क्या है, ये ज़रा समझते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा है कि हमें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि ऑल द 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, एक्ट एज ए सेपरेट एंटिटी एंड वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन। तो लेजिस्लेचर्स के काम में जुडिशियरी को दखल अंदाजी करने का कोई भी अधिकार या पावर नहीं है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स ओन जजमेंट। तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से काम कर सके, और उसमें कोई भी जुडिशियरी, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा है कि हम जवाब नहीं देंगे। अब ये एक तरह का डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो गया है बिटवीन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सुप्रीम कोर्ट। आगे इसमें और क्या डेवलपमेंट होते हैं वो हम देखेंगे, एंड वी विल कवर इट इन फ्यूचर। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट इंडिया बांग्लादेश समिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो करंट न्यूज़ क्या है वो जरा समझते हैं। देखिए, करंट न्यूज़ ये है कि कल इंडिया के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई। इस समिट में जो जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको जरा देखते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ कुसियारा रिवर बाउंड्री इनटू अ फिक्स्ड बाउंड्री। तो जरा समझो ये क्या मामला है। देखो, ये कुसियारा नदी है। कुसियारा नदी एक्चुअली इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जब एक नदी टूट करके 2 चैनल्स में डिवाइड हो जाती है तो वो जो 2 चैनल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो बराक रिवर है वो आगे जाकर के टूट जाती है कुसियारा नदी में और सूरमा नदी में। तो सूरमा एंड कुसियारा डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक, और जो कुसियारा है ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से होते हुए गुजरता है। तो ये जो थोड़ा सा लेंथ है कुसियारा रिवर का, ये रेड कलर से हमने दिखाया है, तो इतने पार्ट में ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर का हिस्सा रहता है।
एक साइड में असम है और दूसरे साइड में सिलहट प्रोविंस है बांग्लादेश का। अब ये जो कुशियारा रिवर है ये थोड़ा बहुत अपना कोर्स बदल लेता है, बार बार ये अपना रास्ता हल्का फुल्का बदल लेता है और इस कारण से इंटरनेशनल बॉर्डर बार बार चेंज हो जाता है। तो अब यही फैसला लिया गया इस एग्रीमेंट में कि नाउ वी विल कन्वर्ट इनटू अ फिक्स्ड बाउंड्री। उसके अलावा वी विल फैसिलिटेट कंप्लीट बॉर्डर फेंसिंग, तो पूरे बॉर्डर को अच्छे से फेंस किया जाएगा। ट्रेड रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। तो अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री ट्रेड होता रहा है अकॉर्डिंग टू साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ 2011, और यही कारण है कि बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे साउथ एशिया में। लेकिन इस पर्टिकुलर जो वर्चुअल समिट हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मिलकर फैसला लिया है कि अब हम अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड करेंगे इन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा में। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सीपा में क्या अंतर होता है जरा देख लो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देयर इज लिबरलाइज्ड ट्रेड इन गुड्स ओनली, बट सीका में देयर इज लिबरलाइज्ड ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज बोथ। तो ये अंतर है। अब भारत और बांग्लादेश के दोनों के प्रधानमंत्री ने मिलकर के फैसला लिया कि अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सीपा में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये अभी तक प्रपोजल है, ये फाइनल नहीं हुआ। अब ये मत लिख देना कल जाकर के कि इंडिया और बांग्लादेश ने सीपा साइन कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, खाली हमने वो प्रपोज किया, इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा बांग्लादेश ने कुछ और इश्यूज़ को हाईलाइट किए हैं, सम ओपन एंडेड इश्यूज़ की, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसको क्लोज करना जरूरी है, अभी तक वो चल रहे हैं। सबसे पहला तीस्ता वाटर डील। बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि 2011 में ही हमने मोर और लेस फ्रेमवर्क फाइनलाइज कर दिया था कि तीस्ता रिवर का पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो अभी तक साइन नहीं हो पाया है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि कैसे 2011 में ममता बनर्जी जी ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को साइन नहीं करने दिया था तीस्ता वाटर डील डिस्पाइट फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल द बेसिक फ्रेमवर्क। तो अब बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि इस डील को साइन कर लेते हैं। और उसके अलावा बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि रोहिंग्यास के रिपैट्रिएशन के इश्यूज़ को भारत सरकार बांग्लादेश के साथ मिल करके रिजॉल्व करे। मतलब उन्होंने भारत की मदद मांगी है रोहिंग्या के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। रोहिंग्या के इश्यूज़ तो हम कई दफ़ा ऑलरेडी पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, एक तरह का गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, या मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये सब प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से अटके पड़े हैं, इनको स्पीडी तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात या रिक्वेस्ट की है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। ये 3 प्रोजेक्ट का नाम याद रख लेना, और कभी भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की से रिलेटेड सवाल आए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो इन तीनों प्रोजेक्ट का नाम लिख करके कह देना कि इंडिया एंड बांग्लादेश आर रनिंग दीज 2 प्रोजेक्ट्स jointly. The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about ISRO launches satellite for communication. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. So current news समझते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि इसरो ने 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तो अभी तक हमने 41 किए थे, अब 42nd 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है CMS-01। अभी जो CMS-01 है, ये 01 क्या डिनोट करता है कि ये CMS सीरीज का पहला सैटेलाइट है। देखो, इसके पहले हम 2 अलग अलग सीरीज के सैटेलाइट भेज चुके हैं, इनसैट एंड जीसैट। अभी तक आप जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखते होंगे उसका नाम इस तरह का आपको दिखता होगा, इनसैट 01, इनसैट 02, क्योंकि वो इनसैट सीरीज था। फिर हमने जीसैट सीरीज भेजना शुरू किया, जीसैट 1, जीसैट 2, जीसैट 17, इस तरीके से हमने जीसैट भेजा। अब हमने तीसरा नया सीरीज स्टार्ट किया है CMS, और उसका पहला सैटेलाइट भेजा। तो ओवरऑल ये 42nd है, लेकिन CMS सीरीज का ये पहला सैटेलाइट है, इस बात को याद रखना। CMS सीरीज में जो खासियत है कि CMS सीरीज के जो सैटेलाइट्स होंगे वो C बैंड की फ्रीक्वेंसी में काम करेंगे। दे विल फंक्शन इन C बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब ये C बैंड है क्या, इसको मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये जो CMS-01 सैटेलाइट है ये पूरे इंडिया की टेरिटरी को प्लस अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को कवर करेगा एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न। कम्युनिकेशन तो आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसे काम करता है। हम लोग ग्राउंड से इस तरह के सैटेलाइट से सिग्नल भेजते हैं, और वो सिग्नल को फिर ये सैटेलाइट, इस तरह के जो सैटेलाइट्स टावर होते हैं वहाँ से हम सिग्नल भेजते हैं, और ये सैटेलाइट उस सिग्नल को लेकर के वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसको हम लोग दूसरे जगह पे कैप्चर कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारे बीच में कम्युनिकेशन होती है। ऐसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम करता है। तो जो आपने सैटेलाइट फ़ोन सुने होंगे,
फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि सैटेलाइट फ़ोन है, उनको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो इसी तरीके से काम करते हैं। बाकी जो नॉर्मल हमारे फ़ोन है उसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं होता है, वो ग्राउंड से ही वो एक टावर से दूसरे टावर में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम करता है। अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मैंने अब आपको बताया कि CMS-01 जो हमने अभी सैटेलाइट लॉन्च किया है वो सी बैंड का सैटेलाइट है। तो सी बैंड का जो सैटेलाइट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4 गीगाहर्ट्ज़ से 8 गीगाहर्ट्ज़। अलग अलग तरह की बैंड होती हैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, जैसे L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, KU, K, V एंड W, इस तरह के बैंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन रेंज करते हैं। तो जो ये फ्रीक्वेंसी जो ये हम लोग भेज रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो वेव्स हैं या सिग्नल्स हैं एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या उनके सिग्नल्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का अलग अलग बैंड हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया L, S, C, X। तो ये जो CMS-01 सैटेलाइट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है दैट इज़ इन C बैंड, दैट इज़ फ्रॉम 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़। अब ज़रा ध्यान से देखो कौन कौन से बैंड पे कौन कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता है। तो देखो 3 किलोहर्ट्ज़, माइंड इट, 3 किलोहर्ट्ज़ से 30 किलोहर्ट्ज़ तक में जो हमारे शिपिंग नेविगेशंस होते हैं वो काम करते हैं। शिप को लेकर के आपको देखा होगा, शिप पे कैप्टन होता है, वो नेविगेशन टावर का इस्तेमाल करके वो कम्युनिकेशन करता रहता है। उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, 3 to 30 किलोहर्ट्ज़। 30 to 300 किलोहर्ट्ज़ तक में नॉर्मल जो हमारा रेडियो नेविगेशन होता है वो काम करता है। फिर 30 to 300 किलोहर्ट्ज़ टू 3 मेगाहर्ट्ज़ तक में प्रॉपर रेडियो सिस्टम्स काम करते हैं। उससे ज़्यादा हो अगर 330 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़ हो तो उस फ्रीक्वेंसी पे हमारे टीवी काम करते हैं, टेलीविज़न सेट। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, 3 गीगाहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी हो, उस पर हमारा रेडियो सेट काम करता, ये मोबाइल सेट काम करता है, उसका ब्लूटूथ वगैरह काम करता है। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि 3 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा होगा तभी जाकर के कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम कर पाएगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो 3 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए। तो मोर और लेस C जो बैंड विड्थ है 4 गीगाहर्ट्ज़ से 8 गीगाहर्ट्ज़ तक का, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को काम करने के लिए। उससे ज़्यादा पे भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम कर सकता है। आप देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, उसके बाद चाहिए मोबाइल फ़ोन्स को, उनके ब्लूटूथ्स को, फिर टीवीज़ को, रेडियो सेट्स को, फिर शिपिंग नेविगेशन को। तो ये याद रखना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी को एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। The next article is taken from economy segment. It is about India on currency watch list of the United States of America. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So इस टॉपिक को समझने से पहले ज़रा ब्रीफली इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे। एक्सचेंज रेट इज़ द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर कंट्रीज करेंसी। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज़, तो दिस इज नथिंग बट द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपी। एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है, हाउ इट इज़ डिसाइडेड, देयर आर 3 अप्रोचेस। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्री जो है वो फिक्स कर देते हैं कि हमारा जो करेंसी है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में या किसी दूसरे फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू इतनी होगी, दे फिक्स इट। जैसे बहुत कम कंट्री हैं दुनिया के, फ़िजी, कुवैत, मोरक्को, लीबिया, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं। उन्होंने बस फिक्स कर दिया अपनी करेंसी को कि एक्सचेंज रेट। दूसरी तरह होती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कैसा रहता है कि मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है कि उस किसी भी एक्सचेंज करेंसी का वैल्यू कितना होगा। जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई पे तो उसकी प्राइस डिटरमाइन होती है। आप बिस्किट खरीद के लाते हैं तो बिस्किट का प्राइस 10 रुपये होगा या 20 रुपये होगा या 40 रुपये होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस। अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगी, डिमांड कम है तो प्राइस कम होगी। वैसे ही किसी भी करेंसी का प्राइस अगर फ्लोटिंग रेट पे बोल दिया जाए तो हम बोलेंगे डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर मान लो रुपये का डिमांड ज़्यादा है तो रुपया मजबूत होगा, रुपये की वैल्यू और स्ट्रांग हो गया। रुपये का डिमांड कम है तो रुपया और कमजोर होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये पूरी तरह से मार्केट डिटरमाइन करता है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पूरी तरह से एक देश की सरकार डिटरमाइन करती है। तो उसके बीच का एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। इसमें
इन जनरल टाइम में तो मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन कभी कभार सरकार भी इंटरवीन कर देती है करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मली इंडिया में भी ये मैनेज्ड एक्सचेंज रेट फॉलो किया जाता है, यानी कि इन जनरल तो मार्केट पे हमने छोड़ रखा है, लेकिन कभी कभार जब करेंसी हमारी बहुत वीक होने लगती है या बहुत स्ट्रांग होने लगती है तो हमारे देश की आरबीआई फिर इंटरवीन करती है। अगर करेंसी बहुत स्ट्रांग होने लगी है, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो उस केस में हमारी आरबीआई थोड़े से करेंसी को और रिलीज कर देती है, और अगर करेंसी बहुत वीक होने लगी तो थोड़े से करेंसी को मॉप अप कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये सब तो आप जानते ही होंगे, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के। अभी जरा देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई पे इन जनरल एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो एक्सचेंज रेट के लिए या डिमांड एंड सप्लाई के लिए पूरे दुनिया भर में इस तरह के इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, एक्सचेंज रेट मार्केट। आपने देख रखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे इस तरह के एक्सचेंज मार्केट होते हैं, वहाँ जाइए, आप खरीदिए बेचिए। इस तरीके से पूरे दुनिया भर में सारे करेंसीज फ्रीली तरीके से ट्रेड हो रहे हैं, और उसी के बेसिस पे डिमांड सप्लाई क्रिएट होती है, और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फिर एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो अभी देखो कैसा है कि किसी भी करेंसी का दाम अगर बढ़ रहा है, यानी कि कोई भी करेंसी अगर मजबूत हो रही है, यानी कि उसका डिमांड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में अलग अलग जो एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ गई। फॉर एग्जांपल मान लो ये अफ्रीका है, वहाँ पे अफ्रीका का एक आदमी है, वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को बेच करके और वो डॉलर खरीद रहा है मान लो। वैसे ही इंडिया का एक आदमी है, वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को बेच करके डॉलर खरीद रहा है। पूरे दुनिया भर में अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक करेंसी को मार्केट में रिलीज़ करें और डॉलर खरीदें तो नेचुरली डॉलर का वैल्यू मजबूत होगा। वैसे ही जैसे कि दुनिया का हर एक इंसान मान लो पार्ले जी का बिस्किट खरीदने लगे तो पार्ले जी की प्राइस बढ़ जाएगी, वैसे ही दुनिया का हर इंसान अगर कोई करेंसी खरीदने लगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। वही करेंसी अगर वो दुनिया का हर इंसान इंडियन करेंसी खरीदने लगे रुपी, तो रुपी की प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी देश की करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट में, व्हेन इट इज़ फ्लोटेड। अभी जरा एक और कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। देखो होता क्या है कि अगर मार्केट फोर्सेस के कारण कोई भी करेंसी मजबूत हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन, या मार्केट फोर्सेस के कारण अगर कमजोर हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगर नीचे गिर रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट या ऊपर चल रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट, देन इट इज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर वो नीचे गिर रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स या आरबीआई इंटरवेंशन तो देन इट इज नोन एज डिवैल्यूएशन, और अगर वो ऊपर चल रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई इंटरवेंशन देन इट इज़ नोन एज रिवैल्यूएशन। ये सब आप जानते ही होंगे। अब आ जाएं करंट न्यूज़ पे। देखिए करंट न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को एक तरह से वार्निंग दी है। इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर कहा है यूएस ने, और इंडिया को मॉनिटर लिस्ट में डाल दिया। मतलब इंडिया को वो क्लोज वॉच कर रहे हैं कि आगे इंडिया अपनी करेंसी को किस तरह से मैनेज करता है। देखो इन जनरल तो हमने क्या कर रखा है कि इंडियन करेंसी जो है वो मार्केट फ्लोटेड रेट पे डिटरमाइन होती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई होता है इंटरनेशनल मार्केट पे। लेकिन कभी कभार मैंने आपको कहा कि भारत सरकार आरबीआई इंटरवीन कर देती है, जानबूझ करके कुछ रुपया डाल देती है या निकाल लेती है, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जब बार बार ही हम ये करने लगते हैं तो फिर हम पे एलिगेशंस लगते हैं कि वी आर करेंसी मैनिपुलेटर, वी आर नॉट अलाउइंग द मार्केट टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ आवर करेंसी, वी आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट। ऐसे कंट्री को हम कहते हैं करेंसी मैनिपुलेटर। करेंसी मैनिपुलेटर इज अ लेवल गिवन बाय यूएस गवर्नमेंट टू कंट्रीज इफ इट फील्स दैट दीज कंट्रीज आर इंगेजिंग इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस बाय डिलिबरेटली डिवैल्यूएटिंग इट्स करेंसी अगेंस्ट डॉलर। तो इंडिया के अगेंस्ट भी ये इल्जाम लग रहा है कि हम जानबूझ करके अपनी करेंसी को, अपने रुपया को कमज़ोर कर रहे हैं डॉलर की तुलना में। ये हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाया है यूएस ने, और इसलिए उसने हमें मॉनिटर लिस्ट में डाल दिया है। देखो अब आप कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा, स्टूडेंट्स के मन में सवाल आएगा कि सर इंडिया जानबूझ करके क्यों अपनी करेंसी को कमज़ोर करेगा। तो एक बात आपको जानना चाहिए कि जब भी करेंसी डिवैल्यूएट होती है, डेप्रिसिएट होती है तो एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है, और कई सारे कंट्रीज इस तरह का अप्रोच लेते हैं कि अपनी करेंसी को जानबूझ के डिवैल्यूएट करके अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर पाएँ। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीडी टॉपिक्स आर अपकमिंग एपीएससी, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 274 टू 276। टॉपिक नंबर 274 इज अबाउट लेवल ऑफ कार्बन इमिशन बाय डिफरेंट कंट्रीज। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन इमिटर है चाइना, लगभग 27% 28% कार्बन इमिशन तो पूरे दुनिया का अकेले कर देता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूएस, ये लगभग 15% कार्बन इमिशन करता है पूरे दुनिया का। तीसरे नंबर पे इंडिया जिसका इमिशन है लगभग 7.3%, फिर रसिया, जापान एंड जर्मनी। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 274। टॉपिक नंबर
75 इज़ अबाउट एंटी टैंक मिसाइल्स ऑफ इंडिया। तो देखो इंडिया के अलग अलग एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जैसे कि अमोघ, नाग, स्पाइक। उनके कुछ फीचर्स भी मैंने दे रखे हैं, लेकिन सारे फीचर्स याद करने की जरूरत नहीं है। एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एपीएससी मैथमेटिक्स इस तरह का सवाल पूछ सकता है, नाग, अमोघ और स्पाइक आर ए काइंड ऑफ। आपको ऑफकोर्स आंसर पता होगा, आप टिक कर सकते हो। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 276 इज अबाउट सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 इन सार्क चार्टर इन ढाका। इसके मेंबर्स हैं 8, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया बाद में इन 2005। ये बाकी जो 7 थे ये फाउंडिंग मेंबर थे। 8वां मेंबर अफगानिस्तान इसने बाद में ज्वाइन किया इन 2005। और सार्क का सेक्रेटेरिएट है काठमांडू के अंदर, दैट इज इन नेपाल। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 276. This is the answer of question number 271 to 273 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and can submit the answer in the comment section. And we will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 85 मैंडेटेड दैट देयर शुड बी 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देयर इज नो फिक्स्ड कैलेंडर ऑफ इंडियन Parliament. A parliamentary committee is extra constitutional body, again wrong. So the correct answer will be option D. Which of the following statements are true about Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana? Scheme is unconditional. No, this statement is this scheme is not unconditional. It is conditional. So first statement is wrong. This scheme is available for women engaged in unorganized sector. That statement is right. So the correct answer will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.